जंगल की सरसराहट में छुपे हुए कितने ही राज होते हैं, मगर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो हवा से तेज दौड़ती हैं। और उस दिन भी कुछ वैसा ही हुआ था। सुबह का वक्त था, लेकिन जंगल के उस हिस्से में धूप पूरी तरह पहुंचती नहीं थी। घनी झाड़ियों, बांस के झुरमुटों और कांटेदार पेड़ों के बीच से एक लड़की हाँफती हुई भाग रही थी। उसका दुपट्टा एक तरफ से फटा हुआ था और उसके चेहरे पर धूल, पसीना और डर की ऐसी तस्वीर थी जो किसी ने पहले कभी न देखी हो। उसका नाम था सहर। चौड़ी काली आंखें, कमजोर जिस्म और गोद में लिपटी हुई एक नन्ही सी बच्ची जो अभी अभी दुनिया में आई थी। रुक जा सहर, हमें सब पता चल गया है। रुक जा, तू बच नहीं सकती। ये आवाज उसके पीछे से आ रही थी। उसके चाचा और दो भाई डंडे और पत्थर उठाए पागलों की तरह उस पर झपट रहे थे। सहर की सांसें अब जवाब देने लगी थीं। वो उस जंगल को पहचानती नहीं थी, मगर डर की आग उसे ऐसे दौड़ा रही थी जैसे जानवर अपने शिकारी से भागता है। बच्ची की रोती हुई प्यारी आवाज उसकी छाती में तीर बनकर चुभ रही थी, मगर डर ऐसा था कि उसने रुकने का नाम न लिया। आखिर एक पेड़ की झाड़ी के पीछे कांटों के बीच में जाकर सहर बैठ गई। उसकी गोद में बच्ची अब और जोर से चीखने लगी, चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ, वरना वो लोग आ जाएंगे। उसने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, मगर बच्ची भूख से बिलख रही थी। एक तो अभी दुनिया में आई थी, ऊपर से मां का कांपता जिस्म और बेहिसाब दौड़। सहर ने इधर उधर देखा। हर तरफ खामोशी थी, मगर हवा में उसके चाचा और भाइयों की गालियों की गूंज अब भी लहर रही थी। कहाँ गई वो कमीनी? मैं बताता हूं उसे, जंगल में भी छुपेगी तो पकड़ लेंगे। सहर की आंखों से आंसू टपकने लगे। बच्ची का मुंह अपने बदन से लगाकर उसने उसको दूध पिलाना शुरू किया। कांपती हुई सांसों के बीच एक अजीब सा सुकून उस लम्हे में पैदा हुआ, जैसे एक मां अपनी सारी गलतियों का बोझ उस एक घूंट दूध में उतार रही हो। मगर फिर उसी पल बच्ची फिर से हिचकियां लेने लगी। नहीं, नहीं, अब नहीं, रो मत मेरी जान। सहर का दिल अब और नहीं संभाल पा रहा था। उसने एक नजदीकी झाड़ी देखी। वहां जमीन थोड़ी नरम थी, छांव घनी थी और पेड़ों की डालियां झूलकर नीचे तक आ रही थीं। मुझे माफ कर देना, लेकिन तुझे अगर बचाना है तो मुझे तुझसे जुदा होना पड़ेगा। उसने अपनी चादर के कोने से बच्ची को लपेटा, हौले से झाड़ी के नीचे रखा और उसके पास एक मोटी लकड़ी रख दी। शायद कोई जानवर आ जाए तो रुक जाए। नहीं नहीं, वो ये कहकर रुक गई। उसने अपना सर झुकाया, बच्ची को आखिरी बार देखा और उसी कांटेदार रास्ते पर पलट गई। उसने सोचा था कि शाम के वक्त आकर बच्ची को निकाल लूंगी और किसी इंसान के हवाले कर दूंगी। कुछ ही देर में उसके चाचा और भाई उसे पकड़ लेते हैं। कहाँ है वो बदजात की औलाद? बता दे, वरना अभी यहीं खत्म कर देंगे। सहर रोते हुए कहती है, बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अगर मेरा कसूर है तो मुझे मार लो, मगर उस बच्ची को छोड़ दो। उसका चाचा तमतमाता है, गलत रिश्ते से जो पैदा हुआ है वो भी गलत होता है। तूने अपने आशना से नाजायज रिश्ता बना के खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सहर की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उस बच्ची की जो झाड़ियों में लेटी थी और अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसी जंगल में हल्की धूप अब जमीन तक पहुंच रही थी। जहां बच्ची को छोड़ा गया था, वहां पर पत्तों की सरसराहट से एक बिल्ली आकर बैठ गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, भूखी भी थी और शायद अपने किसी बच्चे को ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने बच्ची की कसमसाहट देखी, उसने ना उसे पंजे से मारा, ना डराया, बस उसके पास बैठ गई। बिल्ली ने बच्ची को सूंघा और फिर गीली जुबान से उसके गाल साफ करने लगी, जैसे कोई मां अपनी औलाद को चूम कर सुलाती है। बिल्ली झाड़ी के पास ही बैठी रही और जब बच्ची ने फिर से रोना शुरू किया, बिल्ली ने अपनी गोद उसके पास फैला दी। औरत का दूध तो नहीं था, मगर मां का साया जरूर था। बिल्ली अब एक पल के लिए भी उस झाड़ी से नहीं हिली। उधर सहर को जंजीरों में बांध दिया गया था। उसका बाप तो था नहीं, मगर चाचा ही जालिम बन बैठा था। लोग घर के बाहर जमा थे, कोई गालियां दे रहा था, कोई ताने। सहर की मां ने एक बार भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला, शायद डर या शर्म, कौन जाने। झाड़ियों के पीछे अब चांदनी की चादर फैल चुकी थी और वहीं उसी सन्नाटे में बिल्ली अब बच्ची के गले में अपनी गर्दन टिकाकर सो रही थी।
बच्ची भी अब चुप थी। एक अजीब सी गर्मी और सुकून उसके चारों तरफ था। वो जंगल जो दिन में जानलेवा था, रात को ममता का घर बन गया था। जंगल की वो रात खामोशी से लिपटी हुई थी। पत्तों की सरसराहट और कभी कभी दूर से आती किसी उल्लू की आवाज। इन दोनों के दरमियान एक नन्ही सी जान झाड़ियों के नीचे किसी पुराने कपड़े में लिपटी बिल्ली के गर्म जिस्म के साथ लगी हुई सो रही थी। बिल्ली, जो न तो उस बच्ची की नस्ल से थी, न ही इंसानों के जज्बात को जानती थी, लेकिन फिर भी उसके लहजे में अब मां जैसा सुकून था। उसने अपनी पूंछ झाड़ी पर फैलाई थी और दोनों आंखें आधी खुली रखी थीं, जैसे अगर कोई पत्ता भी खड़के तो वो जाग जाए। और फिर सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण जैसे ही झाड़ी से टकराई, बच्ची की आंखें खुलने लगीं। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था और कुछ ही पल में उसके रोने की आवाज गूंजने लगी। वो रो नहीं रही थी, चीख रही थी। बिल्ली ने झट से अपना सिर उठाया और बच्ची के मुंह के पास जाकर अपनी जुबान से उसके गाल चाटे, जैसे हर मां अपने बच्चे को चुप कराने के लिए करती है। फिर अपनी गोद उसकी तरफ मोड़ी और नर्म नर्म खर्राटे जैसी आवाज में बच्ची को सुलाने की कोशिश करने लगी। मगर बच्ची भूखी थी और भूख किसी चुप्पी से काबू में नहीं आती। जैसे ही उसकी आवाज तेज हुई, झाड़ी के दूसरी तरफ हलचल हुई। पत्तों के पीछे से एक नेवला, लंबा, पतला और सरसराता हुआ निकला। उसकी आंखों में भूख की लाली थी और उसके पंजे गीली मिट्टी से सने हुए थे। वो एक शिकारी की तरह बच्ची की तरफ बढ़ रहा था। बिल्ली को अब अपनी सांसें भी तेज महसूस होने लगीं। नेवला आगे बढ़ा। बच्ची की चीखें तेज हो गईं। बिल्ली ने एक झटके में बच्ची को अपने पंजों में लिया, अपने जिस्म से ढंक दिया और आंखों में आग भरकर नेवले की तरफ देखा। नेवले की चाल धीमी नहीं हुई। वो अब भी बिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। बिल्ली ने एक डरावनी आवाज निकाली, ऐसी जो शायद किसी ने जंगल में पहले कभी न सुनी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी तन गई, बाल खड़े हो गए और उसकी आंखें जैसे अंगारे बन गईं। नेवला अब ठीक उनके सामने था और अचानक झाड़ी के बीचों बीच एक जोरदार हमला हुआ। बिल्ली, जिसने अब तक सिर्फ चूहे पकड़े थे या पेड़ों पर चढ़ी थी, आज एक मां बन गई थी। उसने नेवले पर झपट्टा मारा, उसके चेहरे पर पंजे मारे और इतनी तेजी से घूमा कि मिट्टी उड़ने लगी। नेवला भी पीछे नहीं हटा। उसने पलटकर बिल्ली के पैर पर काट लिया, जिससे खून की एक पतली सी धार निकलने लगी। मगर बिल्ली रुकी नहीं। उसकी फुर्ती, उसकी नीयत और उसका गुस्सा, सब अब मां के उस काम में बदल चुका था जो जानवर की पहचान से ऊपर की चीज थी। झाड़ियों में तेज लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पंजे, दांत, चीखें, फुर्ती। बच्ची उस झगड़े की वजह से और जोर से रोने लगी और जैसे उसकी हर चीख बिल्ली के जिस्म में आग लगा रही थी। एक जोरदार चीख के साथ नेवला बिल्ली के पंजे के नीचे आ गया। उसके गले से गड़गड़ाहट की एक आखिरी आवाज निकली और फिर वो तड़प कर वहीं रुक गया। बिल्ली अब थक चुकी थी। उसका एक पंजा लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में जीत थी। वो हाँफती हुई बच्ची की तरफ लौटी, उसे अपने बदन से फिर से चिपकाया और इस बार बच्ची उसकी धड़कनों को महसूस करके थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। मगर अब एक और मुश्किल सामने थी। बच्ची भूखी थी और बिल्ली, जो खुद कई दिनों से भूखी थी, अब उसके लिए दूध कहाँ से लाए। उसने थोड़ी देर सोचा, अपने पंजे की जलन को नजरअंदाज किया और फिर बच्ची को झाड़ी के एक कोने में सूखी घास पर लिटा दिया। अपने पंजे से उसके आसपास की मिट्टी समेटी ताकि कोई और जानवर पास ना आ सके। फिर उसकी आंखों ने चारों तरफ देखा और वो जंगल की गहराई की तरफ निकल पड़ी। जैसे जैसे बिल्ली चलती जा रही थी, उसकी चाल धीमी हो रही थी, मगर आंखों में एक ही बात थी, किसी भी तरह से उस बच्ची के लिए दूध लाना है। वो झाड़ियों के पार पहुंची, जहां कभी लकड़हारे अपने जानवरों को चराने लाते थे। वहां उसे एक पुराना कुआं दिखा और उसके पास एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी। उसमें थोड़ी सी गाढ़ी मलाई जमी हुई थी। शायद किसी गाय के दूध की बची खुची चीज थी जो अब तक किसी ने नहीं उठाई थी। बिल्ली उस हांडी के पास पहुंची, अपने पंजे से मलाई को खुरचा और धीरे धीरे उसे अपनी जुबान पर लिया। फिर उसने जंगल की एक बड़ी पत्तीनुमा छाल निकाली और उसमें उस मलाई को जमा करना शुरू किया। वो बार बार इधर उधर भागती, कहीं से गिरी हुई दूध की बूंदें, गाढ़े पत्ते, कहीं किसी जानवर की छाटी हुई हांडी। बिल्ली ने सब कुछ छान मारा,
और आखिर जब छाल के उस टुकड़े में थोड़ा बहुत दूध जमा हो गया तो वो उसे मुंह में दबाकर वापस भागी। झाड़ी के पास फिर से पहुंची। बच्ची अब भी रो रही थी। बिल्ली ने जल्दी से दूध को उसके पास रखा और अपने पंजे से धीरे धीरे उसके होंठों पर लगाया। बच्ची की आंखें खुलीं और जैसे ही उसके मुंह में मलाई पहुंची उसकी चीख रुक गई। अब वो सिर्फ हिचकियों में रो रही थी, जैसे मां की गोद मिल गई हो। बिल्ली बैठी रही, अपने पंजे से उसे थपकती रही, अपने जिस्म की गर्मी देती रही। और फिर जब बच्ची की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, बिल्ली ने उसे अपने गले से लगाकर आंखें मूंद लीं। मगर अब मसला रोज का था। आज तो किसी तरह मलाई और कुछ बचा कुचा दूध जंगल में पड़ा मिल गया, लेकिन हर रोज यूं जंगल छान कर, जान खतरे में डालकर बच्ची के लिए दूध जुटाना नामुमकिन था। बिल्ली ने झाड़ी के बाहर देखा। पत्तों की हरकत, पक्षियों की चहचहाहट और दूर दूर तक फैली हरियाली। ये जंगल उसका घर नहीं था और न ही यहां किसी ने उसे कभी सहेज कर देखा था। बिल्ली जंगल के भीतर की तरफ निकल पड़ी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या इस जंगल में कोई ऐसा जानवर है जो खुद मां हो या जो दूध देती हो? कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। वो छुप कर देखती है। एक बंदर और उसकी मादा साथी पेड़ के नीचे बैठे हैं और एक नन्हा सा बच्चा मादा बंदरिया की गोद में लिपटा हुआ है। बंदरिया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बिल्ली की आंखों में उम्मीद की चिंगारी जल उठी, मगर अब सवाल ये था कि अपनी बात कैसे समझाए। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल में नरमी थी। जैसे ही बंदरिया ने उसे देखा, तुरंत घबरा गई और अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। बंदर ने भी फुफकारते हुए अपनी दहाड़ निकाली, मगर बिल्ली वहीं रुकी रही, न ज्यादा पास आई न दूर भागी। उसकी आंखें बोल रही थीं, उसके बदन का लहजा चुपचाप बोल रहा था। फिर उसने वही किया जो उसका दिल कह रहा था। उसने अपने पंजे से पेड़ के नीचे मिट्टी में एक गोल घेरा बनाया और उसी के अंदर बैठ गई, जैसे कह रही हो, मैं दुश्मन नहीं हूं, एक मां हूं। बंदर अब भी गुस्से में था, मगर बंदरिया की आंखें धीरे धीरे नरम हो रही थीं। बिल्ली धीरे से उठी और वापस उसी झाड़ी की तरफ चल पड़ी जहां बच्ची सो रही थी। बंदरिया कुछ देर वहीं बैठी रहीं। फिर उसने अपने बच्चे को कंधे पर चढ़ाया और बंदर की तरफ देखा। दोनों के दरमियान एक धीमी सी सरगोशी हुई। शायद वो इस अजीब हरकत की वजह समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर बंदरियां धीरे धीरे बिल्ली के पीछे चलने लगी। बिल्ली बच्ची के पास पहुंची, जो अब जाग चुकी थी और फिर से भूख की वजह से रोने लगी थी। बिल्ली ने बच्ची के पास बैठकर उसकी पीठ पर पंजा रखा, जैसे कह रही हो, थोड़ा इंतजार करो बेटा। और तभी झाड़ियों के दूसरी तरफ से बंदरियां झांकती हुई आई। उसके पीछे बंदर भी था, पेड़ों पर छलांग लगाता, जमीन पर ठहर ठहर कर देखता। जब बंदरिया ने बच्ची की चीखें सुनी, उसकी आंखों में एक ठहराव आ गया। वो आगे बढ़ी। बिल्ली ने एक तरफ हटकर उसे बच्ची के पास जगह दी। बंदरिया ने अपने बदन को आगे किया और बच्ची ने जैसे ही उसके जिस्म को छुआ, उसकी रोने की आवाज टूट गई। बच्ची ने मुंह बंदरिया के जिस्म से लगाया और दूध पीने लगी। बिल्ली एक तरफ बैठकर उस मंजर को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। बंदरियां हर रोज सुबह झाड़ी के पास आती। बिल्ली उसका इंतजार करती। बंदरियां बच्ची को दूध पिलाती, फिर उसकी पीठ सहलाती, कभी कभी उसे अपने सीने से लगाकर हल्की सी गुनगुनाहट निकालती, जो शायद उसके बच्चे को सुलाने के लिए होती थी, अब इस बच्ची के लिए बन गई थी। वक्त बीतता जा रहा था। जंगल की फिजा में अब वो चीखें नहीं गूंजती थीं जो पहले बच्ची की भूख से निकलती थीं, और न ही वो हलचल महसूस होती थी जो नेवले या किसी शिकारी की मौजूदगी का सबब बनती थी। अब तो जैसे जंगल के एक कोने में माँ और बेटी सुकून से जी रही थीं। माँ यानी वो बिल्ली, और बेटी वो नन्ही इंसानी बच्ची जिसे अब शायद कोई और दुनिया याद भी नहीं थी। बिल्ली ने बच्ची के लिए एक घोंसला बनाया था। वो कोई आम घोंसला नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसमें उसकी मांग, उसकी ममता और उसकी होशियारी तीनों बुनाई गई थीं। जंगल की मुलायम छालों, सूखी पत्तियों, रेशमी घास और एक टूटे हुए कपड़े के टुकड़े से उसने एक ऐसा चलता फिरता झूला बना लिया था
जिसे वो अपने मुंह में पकड़कर आसानी से कहीं भी ले जा सकती थी। घोंसला हल्का था, लेकिन इतना मजबूत कि उसमें बच्ची बिना डगमगाए सो सके। जब भी बिल्ली को कहीं जाना होता, पानी पीने, शिकार ढूंढने या बंदरियां से मिलने, तो वो बच्ची को उस घोंसले में लिटाकर साथ ले जाती। कभी किसी झाड़ी के नीचे, कभी पेड़ की जड़ में, तो कभी किसी गुफा की आड़ में। जहां जहां उसे साया और सुकून नजर आता, वो वहीं घोंसला टिकाती। एक दिन दोपहर के वक्त धूप थोड़ी तीखी थी और बच्ची गहरी नींद में थी। बिल्ली ने घोंसले को एक झाड़ी की ओट में छुपा दिया था। आसपास सूखे पत्तों की परत फैला दी थी ताकि किसी जानवर की आवाज आने पर फौरन पता चल सके। बिल्ली ने बच्ची के माथे को हल्के से चाटा और फिर अपने खाने की तलाश में निकल गई। वो जानती थी कि जिंदा रहने के लिए उसे भी ताकत चाहिए थी, और ताकत सिर्फ ममता से नहीं, खाने से भी आती है। मगर उसी बीच एक खतरनाक मंजर सामने आने वाला था। बच्ची अब भी सोई हुई थी, उसकी सांसें धीमी, चेहरे पर सादगी, मगर झाड़ी के दूसरी तरफ रेंगने की एक सर्द आवाज फैलने लगी। ये कोई आम आवाज नहीं थी। पत्तों की खड़खड़ाहट और मिट्टी की सरसराहट के बीच एक ऐसा वजूद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था जो नजरों से नहीं, एहसास से पकड़ में आता है। एक लंबा, मोटा और चमकता हुआ सांप। उसके रंग में जहर था और उसकी चाल में शिकारी का इत्मीनान। उसकी नजर बच्ची के हिलते हुए हाथों पर थी। शायद उसने उसे किसी नर्म, जिंदा शिकार की तरह देखा। उसकी जीभ बार बार बाहर आ रही थी, जैसे बच्ची की गर्म सांसों को छक रहा हो। वो अब घोंसले से सिर्फ 2 हाथ दूर था और बच्ची ने करवट बदली। उसी पल बिल्ली लौट आई। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। सांप बच्ची के ऊपर झुकने ही वाला था। उसकी जीभ अब बिल्कुल पास थी। बिल्ली की आंखें एकदम सुर्ख हो गईं। उसने एक लम्हे के लिए भी न सोचा। दौड़ती हुई आई और जोरदार झपट्टा मारा। सांप पीछे हटा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। सांप अपने पूरे बदन को लपेटते हुए बिल्ली की तरफ घूमा। उसकी फफकार ने उसको भी कंपा दिया। बिल्ली ने उसके सिर पर हमला किया, मगर सांप फुर्तीला था। उसने एक झटके में अपनी पूंछ से बिल्ली को दूर पटका। बिल्ली जमीन पर गिरी, लेकिन रुकी नहीं। वो फिर झपटी, इस बार सीधा उसकी गर्दन की तरफ। सांप ने फुफकारते हुए बिल्ली की पीठ पर काटने की कोशिश की, मगर बिल्ली ने उसकी गर्दन को अपने पंजे से जकड़ लिया। बिल्ली के कान फटे जा रहे थे, मगर उसके पंजों में अब जानवर वाली ताकत नहीं, मां वाली ताकत थी। कुछ ही पल में जोरदार खड़खड़ाहट के साथ सांप बिल्कुल शांत हो गया। उसका बदन अब नहीं हिल रहा था, मगर बिल्ली की सांसें अब भी तेज थीं। उसने फौरन बच्ची की तरफ देखा। बच्ची अब भी सो रही थी, नासमझ, बेखबर। बिल्ली अब कांप रही थी। उसे समझ आ गया था कि अब ये इलाका बच्ची के लिए महफूज नहीं है। अगर सांप यहां तक पहुंच सकता है, तो फिर और क्या क्या नहीं। अब वक्त आ गया था जंगल के गहरे हिस्से में जाने का। बिल्ली ने झटपट घोंसले को अपने मुंह में पकड़ा, बच्ची को चेक किया, फिर आसपास की जमीन को अपनी पूंछ से साफ कर दिया ताकि कोई जानवर पीछे न आ सके। फिर वो जंगल की एक अलग दिशा में बढ़ चली, जहां न धूप ठीक से पहुंचती थी, न हवा जोर से चलती थी। वहां सिर्फ साए थे, घने पेड़, खाई से ढंकी जमीन और झरनों की आवाज। कई घंटों तक चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां इंसान की कोई बू नहीं थी, सिर्फ जंगल था। एक बड़ी सी गुफा थी जिसके अंदर नमी थी, लेकिन गर्मी भी थी। बाहर एक झरना बहता था और आसपास कुछ झाड़ियां थीं जो फल देती थीं। बिल्ली ने वहां एक कोना बनाया, बच्ची को लिटाया और अपने जख्मों को चाट कर सुलाया। आज रात वो गहरी नींद में सोई, लेकिन बच्ची के बदन पर अपना पंजा रखकर, ताकि कोई और साया भी आए तो पहले उसे लगे। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। जंगल की वो नमी, वो गुफा, वो बहता झरना, अब सब कुछ बदल चुका था। मगर एक रिश्ता वैसा ही रहा जैसा पहले दिन बना था। एक बिल्ली और एक इंसानी बच्ची के दरमियान का रिश्ता। अब बच्ची 7 साल की हो चुकी थी, जंगल की लड़की, मगर मां की ममता में पली हुई। उसका बदन गंदा नहीं, चमकदार था। बाल बिखरे जरूर थे, मगर उनमें एक नेचुरल लहर थी। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और बिल्कुल वैसी जैसी उस बिल्ली की थीं जिसने उसे झाड़ियों से निकालकर मां की तरह पाला था। उसका नाम कोई नहीं जानता था,
मगर बिल्ली उसे अपनी भाषा में एक आवाज देती थी, एक खास तरह की मीन, जिसकी लय, जिसकी टोन हर बार अलग होती थी, कभी बुलाने के लिए, कभी प्यार से, और कभी डांटने के लिए। और बच्ची, जो अब जंगल की जुबान और अपनी माँ बिल्ली की हर हरकत को समझती थी, उस आवाज को सुनते ही दौड़कर वापस आती। वो जंगल की जमीन पर नंगे पांव दौड़ती थी। उसकी चाल में वही फुर्ती थी जो बिल्ली की थी। पेड़ की जड़ें, झाड़ियों के कांटे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते अब उसकी दुनिया बन चुके थे। बिल्ली और बच्ची की जिंदगी जैसे दो साए, वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते थे। बिल्ली जब बच्ची को छोड़कर पानी पीने जाती तो बच्ची पेड़ पर चढ़कर उसका इंतजार करती। बच्ची जब नदी के पास जाकर कंकड़ चुनती तो बिल्ली किनारे पर बैठकर उसकी निगरानी करती। जब रात में कोई अजीब सी आवाज आती तो बच्ची चौंक कर बिल्ली से लिपट जाती, और बिल्ली अपनी पूंछ से बच्ची की पीठ पर थपकियां देती जब तक वो सो ना जाए। जंगल में कच्चे फल, पत्तियों के बीच छुपे मीठे जड़ें और कभी कभी बंदरियां फिर आ जाती थीं। वो बच्ची को अपनी गोद में लेकर दूध पिलाती, प्यार करती और घंटों उसके साथ खेलती। बिल्ली ने बच्ची को सिखाया कि क्या खाना है, क्या नहीं, कौन से पत्ते झार हैं और कौन से फल मीठे। बिल्ली के सिखाए हुए इशारे समझकर बच्ची सांप की आहट पहचानती थी, नेवले की सरसराहट से होशियार हो जाती थी, और जब भी खतरा होता पेड़ पर चढ़ जाती। उसका चेहरा ऐसा था जो कभी रोया नहीं था, क्योंकि मां की ममता ने उसे रोने ही नहीं दिया। बिल्ली अब बूढ़ी हो रही थी। उसके पैरों में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही, मगर उसकी आंखों की चमक अब भी वही थी। वो अब ज्यादा वक्त बच्ची के पास बिताती, उसे देखती रहती, और जब बच्ची कुछ नया सीखती तो उसकी आंखों में प्यार तैरता। कभी कभी वो बच्ची के बालों में अपनी जुबान फेरती, जैसे अब भी उसे नहलाने की जिम्मेदारी उसकी ही हो। बच्ची बदले में उसके जख्मों को धोती, उसके बदन पर पत्तों से पट्टी बांधती और उसको गले लगाकर सो जाती। प्यार का वो रिश्ता जिसमें न कोई जुबान थी, न कोई बात, सिर्फ एक माँ और एक बेटी, एक बिल्ली और एक इंसानी बच्ची। जंगल का वो हिस्सा जहां अब बिल्ली और बच्ची साथ रहते थे, इतना गहरा, इतना तन्हा और इतना खामोश था कि वहां परिंदों की चहचहाहट भी कभी कभी खो जाती थी। 7 साल का वक्त बीत चुका था। बच्ची अब उस उम्र में थी जहां इंसान सवाल करने लगता है, मगर जिसे कोई जवाब देने वाला न हो। मगर उसी जंगल में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो इस सुकून भरी दुनिया में पहली बार कोई हलचल लाया। एक सर्द सुबह का वाकया। जंगल की मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बनते जा रहे थे, लेकिन ये निशान न तो किसी जानवर के थे और न ही किसी शिकारी के। ये निशान थे एक इंसानी औरत के, उम्र में बहुत बड़ी, मगर चाल में अब भी इत्मीनान और तजर्बे की मिठास। उनकी पीठ पर एक पुरानी झोली लटकी थी, जिसमें दर्जनों सूखी पत्तियां, जड़ी बूटियां और लकड़ी की छोटी छोटी डिब्बियां रखी थीं। उनका नाम था मझली अम्मा। लोग उन्हें दूर दराज के गांवों में हकीमनी, मालिश वाली और दर्द की सयानी के नाम से जानते थे। मगर उस दिन एक अजीब मंजर उनकी आंखों के सामने आया। जैसे ही उन्होंने एक झाड़ी को हटाया, आगे का मंजर देखकर उनके हाथ रुक गए। एक 7 साल की बच्ची, बिल्कुल नंगे पांव, बिखरे बाल, चमकता चेहरा, किसी सूखी जड़ के टुकड़े पर बैठी थी, और उसके पास बैठी थी एक बिल्ली, न बहुत छोटी न बहुत बड़ी, मगर आंखों में ममता की गहराई लिए हुए। बिल्ली कभी बच्ची के बाल चाटती, कभी उसकी ठोड़ी के नीचे मुंह फेरती। बच्ची भी उसी तरह, कभी बिल्ली के कान पकड़ती, कभी उसके पेट पर सिर रखकर लेट जाती। वो मंजर ऐसा था जो किताबों में नहीं लिखा जा सकता था। मझली अम्मा की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे ये तो इंसानी बच्ची है। वो आगे बढ़ीं, मगर उनके हर कदम में संजीदगी थी। वो डर गई थीं, नहीं, हैरान थीं कि जंगल के इतने गहरे हिस्से में कोई इंसान, और वो भी इतनी छोटी बच्ची, बिल्ली के साथ। उन्होंने इधर उधर देखा, किसी झोपड़ी की तलाश की, किसी इंसानी आवाज की, किसी आग के धुएं की, मगर जंगल खामोश था। सिर्फ वही दो जिंदा रूहें, एक बिल्ली, एक बच्ची, और उनके दरमियान एक बेहद पुराना रिश्ता जिसे अब किसी तीसरे की आंख ने देखा था। मझली अम्मा वहीं जमीन पर बैठ गईं। उन्होंने अपनी झोली से एक सूखा पत्ता निकाला, उस पर पानी की बूंदें टपकाईं और बच्ची की तरफ बढ़ाया। बच्ची ने वो बूंदें सूंघी, मगर चुप रहीं।
पहली बार उसने किसी और इंसान को देखा था। पहली बार उसने सोचा, ये मेरी तरह का है, मगर अलग क्यों लगता है। बिल्ली अब थोड़ा चौकन्नी हो गई थी। वो मझली अम्मा की तरफ बढ़ी, उसकी आंखें घूरने लगीं। मझली अम्मा ने नरमी से कहा, बेटी, इंसान है ये, इसे इंसानों में रहना चाहिए, न कि जानवरों के बीच। बिल्ली ने जवाब में गहरी आवाज में म्याऊं कहा, जैसे वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। मैं जानती हूं तू इसकी मां बनी हुई है और बड़ी अच्छी बनी है, मगर इसे स्कूल चाहिए, दोस्त चाहिए, इंसानी हाथों की ममता चाहिए। बिल्ली पास आ गई और बच्ची के आगे आकर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, इसे मुझसे मत छीनो। मझली अम्मा अब समझ चुकी थीं। इस बिल्ली ने इस बच्ची को मां की तरह पाला है। काफी देर तक वो दोनों, एक इंसान और एक जानवर, एक दूसरे को देखती रहीं। फिर मझली अम्मा ने झोली से कुछ पत्ते निकाले, उन्हें बिल्ली के आगे रखा और प्यार से कहा, मैं तुझसे नहीं छीन रही इसे, मैं तुझे लेकर जा रही हूं, साथ में। फिर उन्होंने बच्ची की तरफ देखा और कहा, चल मेरी गुड़िया, मैं तुझे एक नई जगह दिखाऊंगी, जहां पेड़ भी हैं, पानी भी, मगर इंसान भी हैं। बच्ची ने बिल्ली की तरफ देखा। बिल्ली अब भी कुछ नहीं बोली, मगर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू जरूर टपका, और फिर उसने खुद अपना सिर झुका लिया। शायद अब उसे भी एहसास हो चुका था कि जिस बच्ची को उसने अपनाया, अब वो उम्र की उस दहलीज पर है जहां इंसानी रिश्ता उसे खींचेगा। और फिर एक नया सफर शुरू हुआ। मझली अम्मा ने बच्ची का हाथ थामा और धीरे धीरे जंगल के उस गहरे हिस्से से चल पड़ी जहां उनकी अपनी पुरानी झोंपड़ी थी। बिल्ली अपनी कमजोर चाल के बावजूद उनके पीछे पीछे चल रही थी। अब पहली बार जंगल ने 3 परछाइयां देखीं, एक बच्ची, एक बिल्ली और एक बूढ़ी औरत। जंगल का वो हिस्सा जहां मझली अम्मा की पुरानी झोंपड़ी थी, न पूरी तरह जंगल था, न पूरी तरह बस्ती। वो एक बीच का इलाका था, जहां इंसानों की सांसें कतार भरी लय में ढलकर चलती थीं, जहां न कोई शोर था, न बेचैनी। झोंपड़ी मिट्टी और लकड़ियों से बनी थी। उसका छप्पर पुराने खजूर के पत्तों से ढंका था और सामने नीम, आंवला, तुलसी और बेहद खास किस्म की जड़ी बूटियों के पौधे लगे थे। वहीं एक कोने में बैठी थीं मझली अम्मा, बिल्ली और बच्ची, अब साथ में उनके पास। बच्ची की पहली सुबह इंसानों की दुनिया में। वो अब भी चुप थीं, मगर आंखें खुली थीं, जहन ताजा था और हर चीज को देखने, समझने और महसूस करने की कोशिश कर रही थी। मझली अम्मा ने उसे झोंपड़ी के अंदर बुलाया और पहली बार एक आईना दिखाया। देख बेटी, ये है तू। बच्ची कुछ पल ठिठकी। उसने खुद को देखा, अपने चेहरे की शक्ल, अपनी बड़ी बड़ी आंखें, अपने बालों की लहर। फिर उसने मझली अम्मा को देखा, फिर खुद को, फिर धीरे से मुस्कुराई। शायद पहली बार उसने जाना कि वो भी इंसान है। मझली अम्मा ने कहा, तू अब छोटी बच्ची नहीं रही, तू 7 बरस की समझदार जान है और मैं तुझे एक नाम देना चाहती हूं। बच्ची ने गर्दन झुकाकर सुना, तेरा नाम मैं रखती हूं, नाजरीन, क्योंकि तू उस अंधेरे जंगल में एक रोशनी बनकर पली है। बिल्ली वहीं झोपड़ी के बाहर बैठी थी, जैसे सब समझ रही हो। जब मझली अम्मा ने बच्ची को नाजरीन कहा, बिल्ली ने अपनी पूंछ एक बार झपकाई, जैसे उसकी भी हामी हो। नाजरीन अब सीखने लगी थी, मगर उसकी समझ किसी आम बच्ची जैसी नहीं थी। मझली अम्मा ने जब पहली बार उसे जड़ी बूटी के पत्ते दिखाए, नाजरीन ने ना सिर्फ उन्हें ध्यान से देखा, बल्कि उनकी खुशबू, रंग और छूने पर उनकी नरमी या सख्ती को भी महसूस किया। ये आंवली की जड़ है, इससे बुखार उतरता है, मगर खाली पेट नहीं देना। ये गिलोय है, कड़वी है मगर जहर से लड़ती है। नाजरीन ने सब याद कर लिया और दोहराया भी। मझली अम्मा की आंखें नम हो गईं। बेटी, तू तो बहुत ज़हीन है, लगता है जैसे किसी पुराने तजुर्बे से निकली है। नाजरीन अब इंसानों की बातें समझने लगी थीं, मगर जानवरों की जुबान अब भी याद थी। वो जब भी कोई जड़ी बूटी तोड़ती, तो उसके पास बैठे कोई परिंदा, गिलहरी या खुद बिल्ली उसकी तरफ ऐसे देखता जैसे वो भी मानते हों कि ये बच्ची कुछ अलग है। बिल्ली और नाजरीन अब भी साथ रहते थे। झोंपड़ी के बाहर एक कोना सिर्फ बिल्ली के लिए था, वहीं उसकी ओट, वहीं उसका आराम। नाजरीन रात को मझली अम्मा के पास सोती, मगर सुबह उठकर सबसे पहले बिल्ली को जाकर गले लगाती।
कभी बिल्ली बीमार हो जाती तो नाजरीन खुद उसकी जड़ी बूटियों से मालिश करती। कभी बिल्ली उसे देखने देर से आती तो नाजरीन झोंपड़ी से बाहर निकलकर आवाज लगाती, म्याऊं, और बिल्ली दौड़ कर चली आती। अब मझली अम्मा ने नाजरीन को लिखना पढ़ना भी सिखाना शुरू किया। मिट्टी की तख्ती पर अंगूठे से हरे पत्तों की स्याही लगाकर उन्होंने उसे पहला अल्फाज सिखाया, नाजरीन, और फिर सिखाया, जान, धरती, पत्ता, मां। नाजरीन का पहला लिखा हुआ लफ्ज था अम्मा। मझली अम्मा हंस पड़ी। बिल्ली मां रही, अब तू मुझे अम्मा कह रही है? नाजरीन मुस्कुरा दी, मगर उसकी आंखें कह रही थीं, तुम दोनों मेरी मां हो। अब दिन कुछ यूं बीतने लगे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जड़ी बूटियों को पानी देना, फिर जंगल से पत्तों, छालों और फलों की तलाश। दोपहर को मझली अम्मा के साथ बैठकर इंसानों की बातें सुनना, सीखना। शाम को बिल्ली के साथ खेलना, झाड़ियों में दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना। रात को झोपड़ी के अंदर कहानियां सुनना, फिर चुपचाप सो जाना। मगर इस सुकून में एक बात अब भी बाकी थी। नाजरीन ने अभी तक किसी और इंसान को नहीं देखा था। उसके लिए इंसान सिर्फ मझली अम्मा थी। जंगल के गहरे हिस्से में बसे उस टूटे फूटे किनारे पर, जहां कभी सिर्फ झाड़ियां, कांटे और खामोशी थी, अब एक अलग ही रोशनी उतर आई थी। वहीं की मिट्टी में अब दर्जनों जड़ी बूटियां पनपती थीं। हर तरफ महक थी, और इन सब के बीच एक ताकतवर, समझदार और बेहद हसीन लड़की, जो कभी बिल्ली की गोद में पली थी। उसका नाम था नाजरीन। अब वो 21 साल की हो चुकी थी। जिस बच्ची को जंगल ने पाला था, जिसे बिल्ली ने सीने से लगाकर दूध के लिए दुनिया से लड़ा था, जिसे मझली अम्मा ने जमाने से दूर रखकर इंसानों की शराफत और तजुर्बे से संवारा, अब वो बच्ची एक काबिल हकीमनी, एक ज़हीन दिमाग औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर वो सादगी की झलक अब भी थी, मगर उसकी आंखों में एक सुकून था जो तजुर्बे से आता है। उसकी तालीम किताबों की नहीं थी, बल्कि जंगल की थी। जड़ी बूटी की पहचान उसके रंग से, जख्म का इलाज उसकी गंध से, और दर्द की दवा उसकी मिट्टी से करना उसने सीखा था। मझली अम्मा अब बूढ़ी हो चुकी थीं। 83 साल की उम्र, झुकी कमर, कांपते हाथ, मगर जबान में वही नरमी, वही ममता। अब वो ज्यादातर वक्त अपने बिस्तर पर होती। बिल्ली अब बेहद बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखों की रोशनी अब वैसी नहीं रही, मगर नाजरीन की आहट वो अब भी पहचानती थी। नाजरीन जब दवाएं कूटती तो बिल्ली उसकी ओट में बैठ जाती। जब नाजरीन बाहर से लौटी तो बिल्ली दरवाजे पर खड़ी रहती, और जब नाजरीन सोती तो बिल्ली उसके सिरहाने आकर उसे सूंघती, जैसे अब भी देखना चाहती हो कि मेरी बच्ची सही सलामत है ना। झोंपड़ी अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब वहां पर कई छोटी छोटी झोपड़ियां और टुकड़ियों में बनी जगहें थीं, जहां बीमार लोग जंगल की ओर आते थे। मरीजों को अब दूर दूर से मझली अम्मा की बेटी के बारे में सुनकर लाया जाता था। एक जवान हकीमनी है जंगल में, जिसका इलाज सिर्फ बूटी से होता है। नाजरीन अब दिन भर लोगों को देखती, उनके जख्मों को धोती, उनकी बातों में दर्द ढूंढती, और अपने हाथों से दवा बनाकर उनके जख्मों तक रखती। मगर सबसे गौर करने की बात, वो किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी। उसके लहजे में नरमी, उसकी बातों में वजन, और उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून जो न जेवर से आता है, न किसी साज से। मझली अम्मा की आंखें अब नाजरीन को देखकर ही जीती थीं। बेटी, वो कहती, अब मैं तुझसे ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, मगर तू मेरी आंखें बन चुकी है। नाजरीन उनके पास बैठ जाती, उनकी हथेली को अपनी हथेलियों में लेकर कहती, आपकी हर बात अब मेरी सांसों में उतर चुकी है अम्मा। अब जंगल में एक नया जमाना आने वाला था। नाजरीन की शोहरत अब जंगल की सरहदों से निकलकर गांव, कस्बे और शहरों तक पहुंचने लगी थी। मगर नाजरीन अब भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले बिल्ली के पास जाती थी। उसे सहलाती, उसके लिए ओंठ बनाती, और जब वो सोती तो उसके पास बैठकर बचपन के दिनों की वो झलकें याद करती। जब झाड़ियों में उसका झूला रखा था, जब एक नेवले से बिल्ली ने उसे बचाया था, जब पहली बार किसी बंदरिया ने दूध पिलाया था। मां, ये लफ्ज अब नाजरीन के लिए दो लोगों के लिए था। एक जो इंसान थी, मझली अम्मा, और दूसरी जो जानवर थी, वो बिल्ली, जिसने उसे सबसे पहले जीना सिखाया था। जंगल की एक दोपहर, हल्की धूप थी, हवाएं ठंडी थीं, और पेड़ों के पत्ते
सुकून से सरसराते हुए एक पुराने लोरी जैसे लग रहे थे। झोपड़ी के भीतर मझली अम्मा अपना बंडल बांध रही थीं। कुछ पुरानी किताबें, बूटी की छोटी थैलियां और वो तख्ती जिस पर नाजरीन का पहला लिखा नाम था, अम्मा, सब बखूबी समेटा जा रहा था। बेटी, मैं 2-3 दिन के लिए जंगल से बाहर जा रही हूं। क्यों अम्मा? नाजरीन ने धीरे से पूछा। एक पुरानी दाई है, बहुत बीमार है। उसकी बेटी पैदल चलकर मुझे बुलाने आई थी। मुझे जाना ही होगा। नाजरीन कुछ कह नहीं सकी, सिर्फ हौले से सिर हिला दिया। मैंने कुछ चावल और सब्जी रख दी है, तू बना लेना। चूल्हे में लकड़ियां भी हैं, बस ध्यान रखना देर तक बाहर मत रुकना। नाजरीन मुस्कुरा दी। आप फिक्र मत करें, मैं और अम्मा, बिल्ली, दोनों संभाल लेंगे। मझली अम्मा चल पड़ी, धीरे धीरे, डंडी के सहारे। उनकी परछाई झोपड़ी की दीवारों से होती हुई बाहर तक आई और फिर नाजरीन की आंखों से ओझल हो गई। झोपड़ी अब और भी तन्हा लगने लगी थी। बिल्ली एक कोने में लेटी थी, अपनी बूढ़ी आंखों से बार बार झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ देख रही थी। शायद उसे भी मझली अम्मा की गैर मौजूदगी अखर रही थी। शाम के साए उतरने लगे। नाजरीन ने चूल्हा जलाया, चावल धोए, सब्जी काटी और धीरे धीरे हांडी चढ़ा दी। धुआं ऊपर उठने लगा और उसमें हल्का हल्का मसाले की खुशबू घुलने लगी। बिल्ली भी पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में वो पहचान थी जो कह रही थी, आज हम अकेले हैं मगर साथ हैं। जब तक चावल उबल रहे थे, नाजरीन बाहर आंगन में बैठ गई। आसमान हल्का नीला था और पेड़ों की शाखों में चिड़ियों की आवाजें अब धीरे धीरे कम हो रही थीं। मगर तभी एक झटके की आवाज आई। झोपड़ी के अंदर किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज। नाजरीन भागकर अंदर आई और उसके पैरों के नीचे मिट्टी में फैले चावल और सब्जी के टुकड़े थे। एक बंदर, लंबा, मोटा और शरारती, अभी अभी झोपड़ी से कूदकर बाहर भागा था। उसने चूल्हे पर छड़ी हांडी को उलट दिया था। खाना मिट्टी में बिखर चुका था और सबसे बड़ी आफत, चूल्हे की आग भी बुझ गई थी। झोपड़ी में सन्नाटा फैल गया। नाजरीन चुपचाप बैठ गई, कुछ बोल नहीं सकी। उसने मिट्टी से चावल समेटे, मगर अब वो खाने लायक नहीं थे। सब्जी भी गिरी हुई थी, उस पर राख और धूल की परत चढ़ चुकी थी। बिल्ली पास आई। उसकी चाल धीमी थी, मगर आंखों में एक भूख की परछाई थी। वो नाजरीन के पास आकर लेट गई। नाजरीन ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, अम्मा, आज गलती हो गई। अब न खाना है न आग है। बिल्ली ने जैसे कुछ समझ लिया। उसने नाजरीन के हाथ को चाटा, फिर वहीं उसके पास बैठ गई। अब सवाल था, आग कैसे जलाई जाए? आसपास कोई जलती लकड़ी नहीं, न कोई इंसानी झोंपड़ी जहां से अंगारे मांगे जा सकें। मझली अम्मा जो थीं, वो भी 2 दिन दूर। जंगल की शाम धीरे धीरे रात की छांव ओढ़ने को तैयार थीं। सूरज की आखिरी किरणें अब पेड़ों की शाखों से फिसलकर जमीन पर पड़ रही थीं। झोपड़ी के अंदर बिल्ली लेटी थी, भूखी मगर खामोश। नाजरीन अब भी चूल्हे के पास बैठी राख को देख रही थी, जो अब बस राख ही थी। उसने लकड़ियों को फिर से रगड़ने की कोशिश की, मगर चिंगारी न निकली। अब देर और नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा और अपनी चादर ओढ़कर बाहर निकल पड़ी। वो जंगल की पगडंडियों पर चलती गई। पेड़ों के साए लंबे हो गए थे और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज डर पैदा कर रही थी। मगर नाजरीन के चेहरे पर सिर्फ फिक्र थी। बिल्ली को भूखा नहीं सुला सकती। कई कच्चे रास्तों, घनी झाड़ियों और गीली जमीन को पार करते हुए उसे एक किनारे पर धुआं उठता नजर आया। शायद कोई झोपड़ी है। उसके कदम तेज हो गए, कपड़ों में कांटे उलझे, लेकिन वो नहीं रुकी। धड़कनें तेज हो रही थीं, मगर मंजिल की तरफ खींचती जा रही थीं। एक टूटी फूटी झोपड़ी, धुएं के साथ। झोपड़ी पुरानी थी, छप्पर झुका हुआ, दीवारों पर कीचड़ की परत और एक कोने से चूल्हे का धुआं उठता हुआ। नाजरीन जैसे ही पास पहुंची, एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर से बाहर आई। उसकी आंखें छोटी मगर चमकती हुईं, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन चाल में आजमाइश और चालाकी। उसने जैसे ही नाजरीन को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, उसने मन ही मन सोचा। नाजरीन की खूबसूरती उसकी सादगी में लिपटी थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर पूछा, कौन है बेटी तू? इस जंगल में कहां से आई है? नाजरीन ने कहा, मैं पास के जंगल में रहती हूं, झोपड़ी में। मेरी अम्मा बाहर गई हैं। चूल्हे की आग बुझ गई थी।
बूढ़ी ने आंखें छोटी कीं। अब उसकी मुस्कुराहट में नरमी से ज्यादा चालाकी की चाल थी। आजा बेटी, बैठ जा, थक गई होगी। नाजरीन चूल्हे के पास बैठ गई और उसकी आंखें उस जलती हुई लकड़ी पर थीं। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेकर सोचा, अगर मेरा बेटा घर पर होता तो ये लड़की अब जिंदा ना होती, क्योंकि उसका बेटा था एक दरिंदा, कोई आम शिकारी नहीं, एक इंसानी जिस्मों का शौकीन। उसे खूबसूरत लड़कियों के जिस्म खाने का जुनून था और उसकी मां इस बात को न सिर्फ जानती थी बल्कि कहीं न कहीं उस दरिंदगी को छुपाकर जिंदा रखती थी। मगर आज उसका बेटा घर पर नहीं था तो उसने सिर्फ सोचा, इसकी चाल, इसकी जगह, इसका नाम सब जानना जरूरी है। नाजरीन ने आग ली। बूढ़ी औरत बोली, तू अकेली नहीं रहती होगी, कौन है साथ? नाजरीन ने सहजता से जवाब दिया, एक बूढ़ी अम्मा है, मंझली अम्मा, और मेरी मां। फिर मुस्कुराकर कहा, बिल्ली। बूढ़ी चौंकी। बिल्ली? नाजरीन ने फिर उसी सादगी से बताया, उसी ने मुझे पाला बचपन से। बूढ़ी अब पूरी तरह समझ चुकी थी, ये लड़की जंगल में पली है, इसे बहलाया जा सकता है। मगर नाजरीन की निगाहें लकड़ी की आग पर थीं। वो उठी और बूढ़ी से कहा, अम्मा, मुझे अब लौटना होगा, रात उतर रही है, मां भूखी है और मैं भी। बूढ़ी ने प्यार से मगर चालाकी से कहा, जा बेटी जा, मगर फिर कभी आना जब वक्त मिले, और हां, उस मां को आदाब कहना। नाजरीन मुस्कुरा दी, चूल्हे की जलती हुई 2 लकड़ियां एक पत्ते में लपेटी और झोपड़ी से निकल गई। बूढ़ी औरत चुपचाप बाहर आई और उसे जाते हुए देखती रही। कहां जाती है ये लड़की, किस झोपड़ी में रहती है? उसकी निगाहें अब नाजरीन के कदमों के निशान पर थीं। जैसे ही नाजरीन जंगल की परतों में गायब हुई, बूढ़ी के चेहरे पर एक लंबी धीमी मुस्कुराहट आई। अब मुझे बस बेटे के लौटने का इंतजार है। उधर नाजरीन अपने रास्ते पर तेजी से चल रही थी, 2 जलती लकड़ियां हाथ में, मन में राहत कि अब चूल्हा फिर जलेगा और बिल्ली भूखी नहीं सोएगी। मगर उसे नहीं मालूम था कि उसकी सादगी पहली बार किसी दरिंदे की नजर में आ चुकी थी। उसने खाना पकाया, खुद खाया और बिल्ली को भी खिलाया और सो गई। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ झोपड़ी पर उतर आई थी। बाहर दूर दूर तक सिर्फ मेंढकों की टर्राहट, बारिश की बूंदों की टप टप और पत्तों की सरसराहट थी। मगर झोपड़ी के भीतर चूल्हे की गर्मी में बैठी बूढ़ी बिल्ली और उसके पास लेटी नाजरीन, दोनों आज की भूख और थकान के बाद बेहद सुकून से सो रहे थे। बिल्ली की सांसें धीमी मगर नरम थीं। नाजरीन की आंखें बंद थीं, मगर उसका चेहरा चैन से भरा हुआ था, जैसे मां की गोद में कोई बच्चा नींद ले रहा हो। उधर उसी वक्त एक और जगह अंधेरे में एक खौफनाक इरादा पनप रहा था। उस बूढ़ी चालाक औरत का बेटा अब घर लौट चुका था, लंबा, दुबला पतला, मगर आंखों में वहशी चमक। चेहरे पर बदन से जानवरों की सड़ी गंध और चाल में शिकारी की बेताबी। बारिश से भीगा हुआ अंदर घुसा और गुर्राकर बोला, कुछ खिलाने को है? बूढ़ी ने धीमे सुर में कहा, आज कुछ ऐसा देखा जो तुझे भूला नहीं पाएगा। लड़के की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? एक लड़की आई थी, अकेली, बहुत खूबसूरत, दूधिया रंग, बाल जैसे काले जाल और आंखें जैसे शिकारी को भी शिकारी बना दें। उसका बेटा अब सीधे बैठ गया। कहाँ गई? जंगल के उस सिरे पर, वहीं जहां मंझली अम्मा रहती हैं। वो लड़की वहीं की है, रात के वक्त आई थी आग मांगने। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस उठा, अपनी कमर से लटकती हुई नुकीली छुरी को देखा और फिर बाहर की तरफ चल पड़ा। बूढ़ी ने सिर्फ एक बात कही, संभल के बेटा, वो लड़की इंसान जरूर है, मगर आंखों में इंसान से ज्यादा कुछ है। मगर लड़का अब सुनने की हालत में नहीं था। तेज बारिश अब और तेज हो चुकी थी। पगडंडियों पर कीचड़ की परतें बन चुकी थीं। पेड़ों से पानी टपक रहा था और हवा इतनी सर्द थी कि हर सांस जैसे सीने में कांटे उगाती थी। मगर उस लड़के की आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, नाजरीन। वो तेज कदमों से उसी तरफ बढ़ता गया जिधर की झलक बूढ़ी औरत ने उसे बताई थी। उधर झोपड़ी में नींद गहरी हो चुकी थी, चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। बिल्ली की आंखें बंद थीं, मगर उसका जिस्म अब भी नाजरीन के करीब था। बारिश की आवाज, दूर की गड़गड़ाहट, सब कुछ अब सिर्फ ख्वाबों का हिस्सा बन चुका था। और फिर एक जोरदार दस्तक, थक
थक थक। नाजरीन करवट बदलती है मगर नहीं जागती। फिर दरवाजे पर और तेज धमाका, धड़ाम धड़ाम। लड़का अब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। भीग चुका था, आंखें जल रही थीं और दिल में वहशत का तूफान। खोल खोल दरवाजा, वो चीखने लगा, मगर जंगल इतना गहरा था कि उसकी आवाज खोकर रह गई। गुस्से में उसने दरवाजे पर मुक्का मारा, मगर दरवाजे की लकड़ी पर एक नुकीला कील था जो उसकी हथेली में धंस गया। आह! उसके हाथ से खून टपकने लगा। अब डर ने उसे घेर लिया। सर्दी, खून, जंगल का सन्नाटा, सब कुछ मिलकर उसे हिला चुके थे। घबराकर वो उल्टे पांव भागा, कीचड़ में फिसलता, पेड़ों से टकराता और फिर उसी रास्ते वापस लौट गया। सूरज की हल्की रोशनी झोपड़ी के कच्चे दरवाजे पर पड़ती है। नाजरीन उठती है, बाहर आती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़ी खून की सूखी लकीरों पर जाती है। वो कुछ देर तक चुपचाप खून को देखती रहती है। शायद कोई जानवर होगा, चोट लग गई होगी। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक बाल्टी पानी लाकर दरवाजे को धो देती है। जंगल की सुबह अब कुछ और बदलने वाली थी। पेड़ों पर धूप उतर रही थी, पत्तों पर बूंदें अब भी टिकी थीं और हवा में हल्की सी ताजगी घुली हुई थी। मगर उसी ताजगी के बीच एक काफिला धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में दाखिल हो रहा था। काफिले के आगे आगे एक नौजवान, लंबा कद, गेहुआ रंग, चेहरे पर नफासत और आंखों में ताज्जुब की चमक। उसका नाम था शहजादा साहिल। शहजादा साहिल जंगल में शिकार के लिए आया था। अपने 10 सिपाहियों के साथ भाला, तलवार और घोड़े लिए वो जंगल की परतों को पार कर रहा था। मगर एक परेशानी खड़ी हो गई थी। पानी खत्म हो गया था। उसने एक सिपाही से कहा, प्यास बर्दाश्त से बाहर है, कहीं पानी का इंतजाम करो। ये जंगल जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी लग रहा है। सिपाहियों ने इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ देर बाद एक सिपाही ने आवाज लगाई, अरे, उधर एक झोपड़ी है, शायद वहां कोई हो। शहजादा आगे बढ़ा। झोपड़ी साफ सुथरी, दीवार के बाहर कुछ सूखी बूटी टंगी हुई और दरवाजे पर हल्की सी नमी। जैसे ही शहजादा अंदर दाखिल होने को हुआ, दरवाजे पर पांव फिसला। धड़ाम! वो सीधा जमीन पर गिरा। उसके साथ 2 सिपाही भी फिसल गए। झोपड़ी के अंदर बैठी नाजरीन घबरा गई। वो बाहर भागी। क्या हुआ? कौन लोग हैं आप? कैसे गिर गए? शहजादा ने अपने घुटने से मिट्टी झाड़ी और ऊपर देखा। उसकी नजर नाजरीन पर पड़ी। वो पल भर के लिए ठहर गया। आंखें फैल गईं और दिल जैसे थम गया। ये कौन है? उसने खुद से पूछा। सामने एक लड़की खड़ी थी, सादे कपड़े, खुला माथा, नंगे पांव। शहजादा धीरे से बोला, मैं शहजादा साहिल हूं। शिकार के लिए जंगल में आया था, मगर पानी खत्म हो गया। आपकी झोपड़ी देखी तो रुक कर लिया। नाजरीन मुस्कुराई, मगर संजीदगी से बोली, पानी तो मिल जाएगा, मगर आपने दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया। वहां अभी कुछ देर पहले खून था, मैंने उसे धोया था, तभी गीलापन है। शहजादा चौंका। खून? वो नीचे झुका। दरवाजे पर खून के हल्के दाग अब भी बाकी थे। उसने अपनी उंगलियां मिट्टी पर फेर कर देखा। ये जानवर का खून नहीं है, ये इंसान का है। अब शहजादा की नजरें पूरे आंगन पर घूमी। झोपड़ी के किनारे कुछ हल्के पैरों के निशान दिखे। कुछ गहरे थे, कुछ कीचड़ से भरे। वो सीधा खड़ा हुआ और नाजरीन से पूछा, क्या आप अकेली रहती हैं? नाजरीन ने जवाब दिया, नहीं, मेरी माँ बिल्ली और मेरी अम्मा, मझली अम्मा, दोनों हैं मेरे साथ। शहजादा थोड़ा मुस्कुराया, मगर आंखों में अब भी ताज्जुब था। फिर उसने पानी मांगा। नाजरीन अंदर गई, एक मिट्टी के सुराही से पानी निकाला और तांबे की कटोरी में डालकर शहजादे को दिया। शुक्रिया, शहजादे ने कहा, मगर उसकी निगाहें अब भी उस खून और पैरों के निशानों में उलझी हुई थीं। अब शहजादा ने अपने सिपाहियों से कहा, इन पैरों के निशान का पीछा करो, ये किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। सिपाही निशान के पीछे चल पड़े। निशान अब भी गीले थे और उन्हें ले गए जंगल के उस सिरे तक जहां वो चालाक बूढ़ी औरत और उसका दरिंदा बेटा रहते थे। कुछ ही देर में शहजादा और उसके लोग उस झोपड़ी तक पहुंच गए। बूढ़ी औरत झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी। कौन हो तुम लोग? उसने पूछा। शहजादा आगे बढ़ा,
तलवार निकाली और कहा, एक लड़की की झोपड़ी पर रात में हमला करने की जुर्रत किसने की? बूढ़ी बौखला गई, मगर तभी झोपड़ी से उसका बेटा बाहर आया। हाथ पर पट्टी बंधी थी, जिस पर अब भी खून के धब्बे थे। अब हर बात साफ हो गई थी। शहजादे ने सिपाहियों से कहा, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। ये जंगल के लिए भी खतरा हैं और इंसानों के लिए भी। बूढ़ी और उसका बेटा अब हथकड़ी में बंध चुके थे। वापसी पर शहजादा फिर से नाजरीन के पास आया। वो चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। नाजरीन ने दरवाजा खोला और देखा वो शहजादा वहीं खड़ा है। सब ठीक हो गया? उसने कहा। आप यहां जंगल में अकेली रहती हैं? नाजरीन ने जवाब दिया, मैं अकेली नहीं, मेरी माँ बिल्ली और मेरी अम्मा मजली अम्मा दोनों हैं। शहजादा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, आपका नाम नाजरीन है ना? बहुत खूबसूरत है, आपका नाम भी और आप भी। फिर वो घोड़े पर बैठा और अपने सिपाहियों के साथ महल की तरफ लौट गया। और इधर जंगल की मिट्टी की खुशबू अब भीगी नहीं, पकी हुई लग रही थी, जैसे कोई पुराने दर्द को पीछे छोड़ चुका हो। और ऐसे ही वक्त में मझली अम्मा लौट आईं। अम्मा! नाजरीन दौड़कर झोपड़ी से बाहर आई, भीगे कपड़े, थके चेहरे, मगर आंखों में चमक लिए मझली। अम्मा ने जब अपनी बेटी को गले लगाया तो जैसे पूरी झोपड़ी में फिर से ताजा हो गई हो। बिल्ली भी धीरे धीरे झोपड़ी के कोने से उठी, लड़खड़ाते हुए कदमों से आई और मझली अम्मा की गोद में सिर रख दिया। बेटी, सब ठीक है ना? हाँ अम्मा, मगर आपके न होने पर बहुत कुछ हुआ। उधर महल में शहजादा साहिल अपने दस्ते के साथ वापस लौटा। दोनों कैदी, बूढ़ी औरत और उसका दरिंदा बेटा, अब सलाखों के पीछे थे। महल के बड़े दीवान खाने में बैठा बादशाह अपने बेटे को देख रहा था। चेहरे पर सुकून नहीं था, बस सवाल थे। ये कौन लोग हैं साहिल? और तुम जंगल के इतने गहरे हिस्से तक क्यों गए थे? शहजादा ने सब कुछ साफ साफ बयां कर दिया। रात में लड़की के झोपड़ी पर हमले की कोशिश, खून के निशानों का पीछा और इन दोनों की गिरफ्तारी। बादशाह ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और कहा, मगर एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात अब्बा जान? वो लड़की कौन है? अगर मझली अम्मा के साथ रहती है तो उनकी बेटी कैसे हो सकती है? मझली अम्मा तो कभी ब्याही ही नहीं गईं। अब मामला दिलचस्प हो गया था। बादशाह ने कहा, साहिल, एक बार फिर जाओ और इस बार खुद मझली अम्मा से पूछ कर आओ कि वो लड़की कौन है। शहजादा साहिल दोबारा उसी जंगल की तरफ चला, मगर इस बार वो अकेला नहीं गया। उसके साथ फूलों की टोकरियां थीं, कुछ फल, कुछ दवाएं और दिल में बहुत सारे सवाल। झोपड़ी पर पहुंचते ही नाजरीन, मझली अम्मा और बिल्ली तीनों बाहर आंगन में बैठे थे। शहजादा घोड़े से उतरा, आदाब किया और कहा, अम्मा, कुछ पूछने की इजाजत है? मझली अम्मा मुस्कुराईं। पूछो बेटा। ये जो नाजरीन है, ये आपकी बेटी कैसे है? आपकी शादी की कोई कहानी नहीं सुनी गई। अब मझली अम्मा ने एक लंबी सांस ली। बेटा, वो मेरी बेटी नहीं है, मगर मैंने उसे उस वक्त अपनाया था जब किसी ने उसे जंगल में फेंक दिया था। फेंक दिया था? हाँ, 7 बरस की थी जब बिल्ली के पास मैंने उसे देखा। फिर मैं मिली और मैंने उसे पढ़ाया, पाला, समझाया और जो कुछ मुझसे हो सका सब सिखाया। मगर उसकी माँ कौन थी, बाप कौन था, ये आज तक मैं भी नहीं जानती। शहजादा नीचे देखने लगा, फिर नाजरीन की तरफ, जो अब भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी पहली बार थी, मगर इस बार उसमें एक राज छुपा था। शहजादा ने कहा, आप सब चलिए मेरे साथ। बादशाह सलामत आपसे खुद मिलना चाहते हैं, आपसे, नाजरीन से और आप अम्मा बिल्ली से भी। नाजरीन चौंकी। बिल्ली को भी? हाँ, जो 7 बरस एक बच्ची की मां बनी। शहजादा साहिल ने उन्हें घोड़े पर चढ़ाया, खुद बिल्ली को अपनी गोद में लिया और काफिला अब महल की ओर चल पड़ा। महल के ऊंचे बुर्जों से जब सूरज की रोशनी भीतर के दीवान खाने तक उतरी तो उस दिन का सुबह कुछ और ही मायने लिए हुए था। बड़े बड़े पत्थर के फर्श पर फूल बिछाए गए थे। सुनहरी पालकी से धीरे धीरे उतरते हुए झोपड़ी की दुनिया से निकली 3 जिस्म, मझली अम्मा, नाजरीन और वो बूढ़ी बिल्ली। बादशाह सलामत दीवान में तख्त पर बैठे थे। उनके पास दरबारी, हकीम, वजीर और शहजादा साहिल भी मौजूद था। शहजादा ने कहा, अब्बा जान, मझली अम्मा आपसे मिलने आई हैं
और उनके साथ वो लड़की भी है जो जंगल में बिल्ली के साथ पली बड़ी है। मझली अम्मा दरबार के सामने आई, कमर झुकी हुई, मगर आवाज में वही तजुर्बा, वही तहजीब। बादशाह सलामत, जो पूछिए मैं जवाब दूंगी, मगर ये समझ लीजिए कि मैंने इस बच्ची को बेटी नहीं बनाया, वो खुद मेरी जिंदगी में बेटी जैसी दाखिल हुई। फिर मझली अम्मा ने सारा वाकया बयान किया, कैसे 7 साल की बच्ची जंगल में मिली, कैसे बिल्ली ने उसे पाला, कैसे एक बंदरियां उसे दूध पिलाने आती रही, कैसे अम्मा ने उसे पहचान दी और जंगल की तालीम दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें भर आईं। जिन हाथों ने इस बच्ची को मरने के लिए छोड़ा था, वही वो माओ के हवाले हो गई। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर कहा, बेटी पास आओ। नाजरीन धीमी चाल से सामने आई। उसके कदमों में तहजीब थी, चाल में तमीज, और चेहरे पर ऐसा सुकून के जैसे कोई रोशन लफ्ज खामोशी से बयान हो रहा हो। बादशाह उसे देखकर देर तक कुछ कह नहीं सके। फिर उन्होंने कहा, तू जंगल में रही, मगर तेरे अंदर का इंसान, तेरी समझदारी और तहजीब किसी शाही परवरिश से कम नहीं। अब शहजादा साहिल ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें और मझली अम्मा और नाजरीन भी राजी हों, तो मैं अपनी जिंदगी इस नाजरीन के साथ गुजारना चाहता हूं। दरबार में सबकी नजरें नाजरीन पर टिक गईं। मझली अम्मा ने नाजरीन का हाथ थामा। बेटी, ये फैसला तुझ पर है। नाजरीन ने नजरें झुका लीं, फिर धीरे से कहा, अगर मेरी अम्मा और मेरी बिल्ली साथ हों तो मैं कहीं भी जा सकती हूं। और उसी पल पूरे दरबार में गूंज उठा, मुबारक हो। फिर शहजादा साहिल और नाजरीन की शादी हुई, सादगी से मगर इज्जत से। महल के बागों में फूल बिछाए गए, हर तरफ मटकी, रंगोली, कशीदा और मेहंदी की खुशबू। अब नाजरीन महल में रहने लगी। बिल्ली के लिए एक नर्म बिछौना, गुनगुना कमरा, खिड़की से सूरज की रोशनी और दूध की सोने की कटोरी रखी गई। बिल्ली अब चुपचाप नाजरीन के कमरे के कोने में बैठी रहती थी। अब वो बूढ़ी थी, मगर उसकी गोदी में जो बच्ची पली थी, अब वो शाही बहू बन चुकी थी। मझली अम्मा भी अब महल के हिस्से में थीं। उनके लिए अलग हकीमी कमरा बनवाया गया, जहां से वो अब भी गांव वालों का इलाज करती थीं। शहजादा साहिल और नाजरीन अब सिर्फ एक रिवायती रिश्ता नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुके थे। एक बिल्ली जिसने मां बनकर पाला, एक अम्मा जिसने तहजीब सिखाई, और एक शहजादा जिसने इज्जत से अपनाया। शादी को कुछ ही महीने हुए थे, मगर शहजादा साहिल और नाजरीन के दरमियान का रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत या तहजीब का नहीं रहा था। अब उनके दरमियान एक बेचैन सवाल भी था, नाजरीन की असल पहचान। एक रात जब चांदनी महल की दीवारों से छनती हुई नाजरीन के कमरे तक आ रही थी, शहजादा साहिल ने नाजरीन से कहा, नाजरीन, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी असल माँ बाप तक पहुंचना चाहता हूं। नाजरीन कुछ देर खामोश रही। उसकी नजरें नीचे झुक गईं। फिर हल्के से उसने सिर हिला दिया। ना कोई सवाल, ना कोई शिकवा, बस एक हां। अगले ही दिन बादशाह ने ऐलान करवा दिया। शहर की हर जगह, हर चौराहे और बाजार में डंका बजाया गया। एक लड़की जो जंगल से मिली थी, जिसकी उम्र 21 साल है, जिसे एक बिल्ली ने पाला और मझली अम्मा ने सिखाया, अगर कोई उसकी असल पहचान या उसको जानता हो तो दरबार में आकर बताए। सच बताने वाले को इनाम मिलेगा और इज्जत से नवाजा जाएगा। ये ऐलान सिर्फ शहर तक नहीं रुका। घोड़े सवारों ने इसे दूर दराज गांवों तक पहुंचाया। जिन रास्तों पर अब धूल भी ठहर गई थी, वहां भी ये ऐलान पहुंचा। और इसी तरह ये ऐलान जा पहुंचा एक पुराने गांव में, जहां मिट्टी की बनी दीवारों के पीछे एक औरत धूप से बचने के लिए आंखें मिचका रही थीं। उम्र तकरीबन 45 साल, चेहरे पर जिंदगी के तजुर्बे की झुर्रियां और आंखों में एक दबी दबी सी उदासी। उसका नाम था सहर। और सहर की सांसें थम गईं जब उसने वो ऐलान सुना। 21 साल की लड़की, जंगल में मिली, बिल्ली के साथ पली, कोई पहचान बताने वाला हो तो दरबार पहुंचे। उसके हाथ से घड़ा गिर गया, होंठ कांपने लगे, और आंखों के सामने 21 साल पुराना मंजर घूम गया। एक जंगल, एक नन्ही बच्ची, और वो लम्हा जब सहर ने अपनी बेटी को कांपते हुए झाड़ियों में छोड़ दिया था, उस डर से जो लोगों ने उस पर थोप दी थी। क्या वो मेरी ही? सहर के होंठ कांप रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं।
जिस दर्द को उसने 21 साल से छुपाकर जिया था, आज वो रास्ता मांग रहा था, जवाब मांग रहा था। वो देर ना करती, पैरों में सैंडल डाले बगैर बस एक पुरानी चादर ओढ़ी और महल की तरफ निकल पड़ी। महल में दरबार अब भी खामोश था। नाजरीन मजली अम्मा और बिल्ली के साथ बाग में बैठी थीं। शहजादा साहिल भी वहीं था, मगर दिल में कुछ भारी सा। क्या सच में कोई सामने आएगा? अगर आया तो नाजरीन क्या सोचेगी? और तभी दरबान ने आकर खबर दी, एक औरत आई है जो कहती है वो उस लड़की को पहचानती है। बादशाह चौंक गए, सहारा लेकर खड़े हुए और हुक्म दिया, उसे अंदर लाया जाए। कुछ देर बाद दरबार में सहर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर झिझक थी, आंखों में आंसू। वो खड़ी रही। क्या तुम जानती हो उस लड़की को? बादशाह ने पूछा। हां, उसकी आवाज धीमी मगर टूटी नहीं थी। वो मेरी बेटी है। एक सन्नाटा छा गया। शहजादा साहिल ने नाजरीन की तरफ देखा, जो अब सिहर कर खड़ी हो गई थी। मजली अम्मा ने नाजरीन का हाथ थामा और फिर सहर ने अपना दर्द बयां करना शुरू किया। 21 साल पहले मैंने एक गलत काम किया था। मैंने एक नौजवान से मोहब्बत की थी, मगर बिना शादी के। और जब बेटी हुई तो मेरा भाई, मेरा चाचा, सब मुझे मार डालना चाहते थे। मैंने अपनी जान बचाने के लिए और उस बच्ची को बचाने के लिए उसे जंगल में छोड़ दिया था। सहर रो पड़ी। हर रात उसका चेहरा आंखों के सामने आता रहा, मगर मैं कभी वापस नहीं जा सकी। बादशाह ने लंबी सांस ली। शहजादा साहिल अब नाजरीन के पास आया। उसकी आंखें नाजरीन की आंखों से मिलीं, जिनमें आंसू थे मगर शिकायत नहीं। नाजरीन धीरे से बोली, क्या अब मैं जान गई कि मैं कौन हूं? बादशाह ने सहर की तरफ देखा और कहा, तेरा जुर्म बड़ा था, मगर तूने हिम्मत की है सच सामने लाकर। अब सच सामने आ चुका था। 21 साल पुरानी कहानी अब धुंध नहीं रही, एक खुली किताब बन चुकी थी, जिसमें दर्द भी था, मोहब्बत भी, डर भी और बहादुरी भी। नाजरीन अब अपनी असल मां सहर को जान चुकी थी। उसकी आंखों में कई जज्बात तैर रहे थे। शायद माफ करना, शायद गुस्सा, शायद सिर्फ खामोशी। मगर अब एक और पड़ाव बाकी था। बादशाह ने हुक्म दिया, उस जमाने में जो लोग इस बच्ची की जान के दुश्मन बने, उन्हें भी इस दरबार में बुलाया जाए। 2 दिन बाद 3 थके, झुके और बूढ़े मर्द महल में दाखिल हुए। सहर के दोनों भाई अब 55 बरस के, चेहरे पर झुर्रियां, चाल में कमजोरी, मगर आंखों में अब भी वो गुरूर बाकी था। और उनका चाचा अब 70 बरस का, जिसकी आंखें अब कम देखती थीं, मगर उसकी सोच अब भी उसी पुरानी नफरत से भरी हुई थी। बादशाह ने जोरदार आवाज में कहा, क्या तुम तीनों जानते हो कि आज तुम क्यों बुलाए गए हो? वो तीनों चुप रहे। 21 साल पहले तुमने अपनी ही बहन को बेइज्जत किया था, उसे मारने की धमकी दी और एक बच्ची को मरने के लिए जंगल में फेंकवा दिया। एक भाई ने डरते हुए कहा, हमसे गलती हो गई थी। बादशाह की आंखें सख्त हो गईं। गलती नहीं, जुर्म था ये। एक मां और एक नवजात बच्ची की जिंदगी से खेलना, ये कोई मामूली बात नहीं। शहजादा साहिल ने आगे बढ़कर कहा, अगर उस दिन बिल्ली उस बच्ची को न संभालती तो क्या होता? अगर मझली अम्मा उसे अपनी गोद में न लेती तो क्या ये बच्ची आज नाजरीन बनकर हमारी इज्जत न होती? सहर दरबार के बीचों बीच रो रही थी। उसकी आंखों में शर्म थी, दर्द था, मगर हिम्मत भी थी। मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा साहब, मैंने उसे बचाने के लिए छोड़ा था। मुझे मालूम नहीं था कि कोई जानवर एक दिन मां बन जाएगा और मेरी बच्ची एक शहजादी बनकर जिएगी। बादशाह ने हुक्म दिया, सहर के दोनों भाइयों को और उसके चाचा को कैद किया जाए, ताकि ये नजीर बने उन लोगों के लिए जो औरत को सिर्फ गलत समझते हैं और बच्चियों को बोझ। सिपाही आगे बढ़े और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मझली अम्मा ने आगे आकर नाजरीन का हाथ थामा। बेटी, तेरा सफर अब पूरा हुआ। अब तू जो भी फैसला ले, मैं तेरे साथ हूं। नाजरीन ने सहर की तरफ देखा, जिसके होंठ कांप रहे थे, आंखें भीगी थीं और सर झुका था। नाजरीन धीरे धीरे उसके पास गई और बहुत नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानती हूं आपने गलती की थी, मगर आप मां थीं और मां कभी पूरी तरह बुरी नहीं हो सकती। मैं आपको माफ करती हूं। बिल्ली अब भी नाजरीन के पास खड़ी थी। उसने नाजरीन की टांग से खुद को लगाया और म्याऊं की एक हल्की आवाज निकाली।
जैसे कह रही हो, अब तू अकेली नहीं, मगर मैं अब भी तेरे साथ हूं। अब कहानी मुकम्मल थी। झोपड़ी से निकली एक लड़की अब महल की रानी थी, मगर अपनी जड़ों को, अपनी माँओं को और अपनी पहचान को कभी नहीं भूली।